और मजीद बात करें, हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है बड़ी तेजी के साथ गजा के मसले को लेकर, इस तनाज़े पे जाहिर है एक जो है आर्जी जंगबंदी की तरफ तो गया है इसराइल। अमेरिका ने उसे जो है वो मजबूर किया किसी भी तरह से इसराइल को कि वो मजीद हमले रोके। हमास ने भी एक के बाद एक शराइत माननी शुरू कर दी हैं। पहले वो माना जो शिक नंबर 1 थी, शर्त नंबर 1 थी कि जो कैदी हैं उनकी वो रिहाई की जाए यरगमालियों की। उसके बाद फिर आज हमास उस पर भी मान गई है कि ठीक है, अगर जो वहाँ पे फ़लस्तीनी जो एक अथॉरिटी बनती है वहाँ पे, उससे भी अगर उसमें हमास को शामिल नहीं करते तो उस पर भी राज़ी हो गए हैं। एक के बाद एक शर्त पे हमास भी मान रही है, इसराइल भी अभी तक मान रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये मसला आर्जी जंगबंदी तक तो आ गया है, आगे जो दो रियासती सोल्यूशन है उस तक भी ये मामला पहुंच पाएगा या इसराइल हठधर्मी करेगा फिर आगे चल के? क्या लग रहा है आपको? यार दुआ तो हमेशा यही होती है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा। इसराइल सिर्फ हथधर्मी नहीं करेगा। इसराइल ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उसका इंटरेस्ट उसमें कोई नहीं है। मेरे ख्याल में द स्टेटमेंट टू रिमेंबर इज, नेतन्याहू साहब ने पहले, वो ट्रंप आए ट्रंप जाए, नेतन्याहू उधर ही है जहाँ है, और उसने क्लियर कर दिया कि जॉर्डन के इस तरफ फलस्तीन नहीं देखता, मेरे ख्याल में। नाउ आई होप कि कुछ निकल आए। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि बड़ी तेजी से, तो मेरे ख्याल में इस तेजी में काफी कुछ शुबदाबाजी भी है। हम्म। वो उर्दू का एक मिसरा है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। सो आई थिंक ये जो तेजी है, ये सोशल मीडिया की तेजी है, एक न्यूज साइकिल की फुर्ती है, एक ट्रंप साहब की शोबदाबाजी है कि इधर से शुरली छोड़ो उधर से शुरली छोड़ो। दैट डजंट मीन कि कुछ हुआ नहीं। यकीनन जो हुआ है कि उसकी एक अहमियत है। ट्रंप साहब हैज इन सम वे कॉर्नर्ड हमास। डील जो है वो नेतन्याहू की है, ट्रंप की नहीं है। हम्म। और उसने एक तरह से कॉर्नर कर दिया हमास को। इट इज लाइकली कि जो हॉस्टेज का मसला है, उस पे शायद हमें कोई पेशरफ नजर आए, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो पार्शल हो। जहां तक मसला है फलस्तीनी हुकूमत का, वो भी देखें, हमास के पास कार्ड्स तो ज्यादा है नहीं। हमास के पास अपनी जो उनकी सूरत हाल है, इतनी बड़ी जंग के बाद जो एक तरफा ही जंग है, एक तरफ से आप या। समझें। तो बट ये सोचना कि दैट मीन्स कि एक उस किस्म की हुकूमत आ जाएगी जो जैसे उन्होंने बनाई थी, याद है इनको, उन्होंने रिलीफ एजेंसी बना दी थी या। नेतन्याहू की, जिस जो फलस्तीनियों को बजाय खाना देने के उन पे या। गोलियां चलाती थी। बिल्कुल। तो ये उस किस्म की गुफ्तगू है। सो आई आई मे बी रॉन्ग, आई वांट टू बी रॉन्ग, आई वांट टू बी रॉन्ग, लेकिन यकीनन एक खिड़की भी खुली है, एक मौका भी मिला है। लेकिन अभी याद रहे, कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, कतर में भी तो एक मौका मिला हुआ था ना। या। उस मौके के दौरान ही जो नेतन्याहू ने ऐलान किया, सो इन अ वे ट्रंप साहब को जो चाहिए था वो मिल चुका है। आई थिंक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट जो है वो डीप सोल्यूशन की नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म गेन किया है कि जी मैंने एक और सीज फायर है, वो कहते जी मैं अट कर लेने, पहले 7 करते सन अट कर लेने मुल्क जिनकी मैंने सुलह करा दी। यानी असल मसला तो तो वहीं पे आई आ मे रहा बी है। रॉन्ग, डॉक्टर साहब, लेकिन असल मसला तो वहीं पे फील्ड आ वेल रहा है राउंडेड। कि अभी भी गजा के अंदर जो प्लान आया है वहां पे 55% इलाके पर इसराइली फोर्सेज जो हैं वो उनके कब्जे में ही रहेगा। तो असल मसला तो वहीं पे आता है कि इसराइल का मुकम्मल इनखला जो मरहलावार होना है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है यहाँ पर। समझ, बिल्कुल यही है। एक और भी आपने इनखला का क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरे जहन में आया। सवाल ये भी है कि जो जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है इस तमाम में, वो तो फलस्तीनियों के इनखला की है। या। नेतन्याहू का प्लान जो है वो आईडीएफ के इनखला का नहीं है, वो तो फलस्तीनियों को गजा से निकालने का है। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑन द टेबल इन अ वे। जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एक एक कड़ी इस वक्त लगाई उसने, ट्रंप ने, जिसके पास कुवत है, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। उसके बाद जो महदूद ऑप्शन रह गए हमास के पास, उसमें से उन्होंने आई थिंक एक रीजनेबल ऑप्शन ले लिया, विच वॉज टू बाय टाइम। हम्म। लेकिन ये समझना कि बहुत बड़ी पेशकदमी हो गई है, 70 साल का मसला हल हो गया इस नेतन्याहू के साथ है। मैं विंडिक्टिव बात नहीं कह रहा। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि नेतन्याहू जो हैं वो अब एक रैशनल पॉलिटिकल एक्टर नहीं है। देखिए, पीस क्या को किसी भी मुआहदे के लिए आपको दो फरीकैन चाहिए होते हैं जो मुआहदा चाहते हो। या। उनके इंटरेस्ट फर्क हो, लेकिन वो ये तय कर लें कि मेरे लिए एक negotiated settlement is better than a no negotiated settlement.
तो आई डू नॉट थिंक कि नेतन्याहू उस मौके पे हैं। उन्होंने तो, उनकी जहन में मेरे ख्याल में ये है कि वो अब एक, नॉट इस सदी का, बल्कि कई सदियों की हिस्ट्री को तब्दील करके, कि वो, उनका ख्याल ये है कि उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू री राइट हिस्ट्री अपनी यहूदी कौम के लिए, इस इलाके के लिए, इस पूरे मिडल ईस्ट के लिए। सो लेकिन आई थिंक वो उसका मैसियानिक है। एक लफ्ज की इजाजत, फिर आई बी क्वाइट। जी जी जी। ईरान पे नजर रखिएगा, बहुत इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि नेतन्याहू जो है माइट टेक अनदर एक्शन ऑन ईरान। हम्म। सही। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जो नेतन्याहू के अज़ाइम हैं डॉक्टर साहब, वो तो बड़े ही खौफनाक हैं। वो तो एक ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, वो तो उस जिसकी सरहदें जो हैं वो सऊदी अरब के वस्त तक आती हैं, उसमें कई मुस्लिम ममालिक बीच में आते हैं। तो ये ज़ाहिर है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये शॉर्ट टर्म प्लान तो नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल तो उनका यही है। तो ये जो मुस्लिम ममालिक में रिसेंटली एक कतर पर हमले के बाद एक उनके अंदर रियलाइजेशन पैदा तो हुई थी कि हमारा कॉमन एनिमी जो है वो सिर्फ इसराइल है और कोई नहीं है। पहले जो है हमारे मिडल ईस्ट के अंदर तो मुस्लिम ममालिक आपस में तकसीम थे, डरे हुए थे कि ईरान हम सऊदी अरब पे अटैक कर देगा, ईरान को थ्रेट समझा जाता था। लेकिन अब सबको समझ आ गई कि ईरान थ्रेट नहीं है, असल थ्रेट इसराइल है। तो उस सिमत में कम से कम सबको समझ तो आ गई है कि हमारा असल एनिमी इसराइल है। तो ये चीज़ जो है क्या अब रोक सकती है इसराइल को मजीद अपने अजाइम में आगे बढ़ने से? कम से कम उन्हें पता तो लग गया कि एनिमी कौन है। आई आई होप पता चल गया, आई होप पता चल गया। अभी भी देखें, उनकी अपने जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं। जी हाँ। लेकिन इट इज ट्रू कि ना सिर्फ इसराइल, लेकिन दुनिया में जो तब्दीलियां हो रही हैं, इंक्लूडिंग आई वुड से, जो अमेरिका की अनरिलायबिलिटी उनको नजर आई, शायद इसराइल से बड़ी उनके लिए शॉक ये था कि जिसपे वो तकिया करके बैठे हुए थे कि जी हमारा सिक्योरिटी गारंटर है, वो सोता रहा। सो उस तमाम की वजह से हमें एक मूवमेंट नजर आ रही है। मतलब यूएई और कतर भी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंची है या नहीं, आई डू नॉट नो। इन अ वे मेरे ख्याल में इस वक्त जो मसला तमाम मुल्कों के लिए है, अरब ममालिक के लिए भी और शायद पाकिस्तान के लिए भी, नेतन्याहू हैज probably the champion of not saying no to Trump, हम्म। but continuing doing जो वो करना चाहता सही। है, राइट। बहुत बिल्कुल। सारे मुल्कों में, और पाकिस्तान ने भी ये गेम अच्छी खेली कि ट्रंप को ना करने की कीमत बहुत ज्यादा है, इंडिया ने देख लिया, या राइट। लेकिन आप अगर सिर्फ ट्रंप की बातें मानते रहेंगे तो ट्रंप के तो लूज कैनन है, और नेतन्याहू जो है वो इस गेम का मास्टर है। मेरे ख्याल में बहुत से ममालिक, तमाम दुनिया जो है, यूरोप में भी, इस वक्त मैं यूरोप में मौजूद है, यूरोप में भी ये एहसास आ गया है कि दे दिस मैनेजिंग ट्रंप जो है वो इज अ मोर डिफिकल्ट गेम। हम्म। अब जो मिडल ईस्ट है, वहां मसला सिर्फ ट्रंप का नहीं है, वहां मसला नेतन्याहू का है। आई डू हम्म। थिंक कि ट्रंप जो है वो हैज लॉस्ट सम पेशेंस विद नेतन्याहू। उनको नेतन्याहू पे गुस्सा आता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं आता कि वो उसको रोक सके। सही है। या वो रोक सकते नहीं है, या वो कोशिश नहीं करते। अच्छा, एक तरफ तो ज़ाहिर है दुनिया में जो दो बड़े किरदार हैं, दो बड़े किरदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन दो ऐसे किरदार के जो बहुत ज़्यादा इर्रेशनल हैं। एक तरफ नेतन्याहू हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। दोनों ही जो है इस वक्त, दोनों से ही दुनिया के अमन को ख़तरा है। और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी फिर से अब बातें करना शुरू कर दी है वहाँ की क़यादत ने कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो शुरू किया जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि कोई नक्शे से मिटा देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ी इर्रेशनल किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे हैं इंडिया से। तो क्या समझते हैं आप, ये जो भारत ने फिर से एक वहाँ पे जंगी जुनून पर मबनी बयानात देना शुरू किए हैं, क्या उनका मकसद हो सकता है? सिर्फ बिहार के इलेक्शन के ही पर्सपेक्टिव में से देखा जाए, या वाकईतन ये एक सीरियस थ्रेट हो सकती है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, पहली बात तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस वक्त दुनिया जो है भरी हुई है यार इरेशनल कैरेक्टर्स। आप दुनिया के लीडरों की लिस्ट निकाल दें, या उनके लेवल फर्क हो सकते हैं। जी हाँ। नेतन्याहू तो अपनी एक कैटेगरी में, लेकिन हर किस्म का अनरिलायबल एक्टर। ऐसा ही है। लेकिन वो इसलिए भी अनरिलायबल है कि दुनिया अनरिलायबल हो गई। ये जब दुनिया का निजाम टूटता है तो फिर हर कैरेक्टर फॉर देमसेल्व्स होता है। एग्जैक्टली। उस फॉर देमसेल्व्स में आपने जो भारत का जिक्र किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो आने वाले दिन है वो बहुत मुश्किल है। मिडल ईस्ट के हवाले से भी, ट्रंप के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी, अफगानिस्तान के हवाले से भी, हमारे अंदरूनी हालात में आई एम वेरी हैप्पी कि जो कश्मीर में गुफ्तगू हुई वो किसी किसी जगह पहुंचती नजर आती है, क्योंकि उसको भी लोग एक्सप्लॉइट करेंगे ना, भारत जी हाँ। एक्सप्लॉइट करेगा। वरना आपकी अपनी अगर टूट होगी तो लोग करेंगे। जो भारत का आपने सवाल किया, प्रॉक्सिमेट कॉज तो यकीनन बिहार के इलेक्शन हो सकते हैं।
लेकिन भारत में इलेक्शन आए या ना आए, ये बात तय है कि जो हुआ मई में, उसके बाद ये तो नहीं सोचा जा सकता कि इंडिया कहेगा अच्छा यार तुम जीत गए तो खत्म हुई बात, चलो करो। सो उधर एक उबाल है, जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं वो तो चलो मतलब नारों की तक है, लेकिन यकीनन उनकी फौज के अंदर, उनकी सियासत के अंदर एक बदले की आग जो है वो जरूर होगी, जी हाँ। क्योंकि दे बिलीव कि जी हम बड़े हैं, हमारी तो बड़ी वो होनी चाहिए। सो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो वी हैव ऑलवेज एक्सपेक्टेड, आपने देखा होगा, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी इस बार इस किस्म के जो नारे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है, जी हाँ। क्योंकि आई थिंक थ्रेट रियल हो या ना हो, लेकिन डेंजर रियल है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि वो जवाब कैसे आएगा। सही है। वो जवाब जंग की, रन ऑफ कच की कहीं किसी कार्रवाई में आ सकता है, वो फॉल्स ऑपरेशन में आ सकता है, वो पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंद हैं वो ग्रुप्स, सिरक्रीक उनकी के हवाले से सपोर्ट में आ सकता भारत है, बातें कर रहा है वहाँ लेकिन वो पे। आएगा जरूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया।